नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके टॉप लगभग 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.06 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 30 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग क्लियर हैं? 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है, 75 प्रश्न हल करना है, 30 प्रश्न सही होना चाहिए। पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है ए वैधता, विश्वसनीयता, सी मानक, डी वस्तुनिष्ठ। तो यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा, मतलब कितने लोग भी चेक करें, ठीक है, अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद भी समान अंक आता है, मतलब कोई भी चेक करे उतना ही अंक आ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए परीक्षण, पुनः परीक्षण, बी समानांतर प्रारूप परीक्षण, सी अर्धविरापन परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, कभी कभी प्रश्न नहीं आ रहा है, गेस करना चाहें तो कर सकते हैं। जो पहला प्रश्न रहता है, अगला प्रश्न कभी कभी उससे लिंक भी रहता है, क्योंकि ये लोग मैंने देखा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, जिस टॉपिक से प्रश्न उठाते हैं उसी टॉपिक से 8-10 प्रश्न लगातार बना देते हैं। तो इसमें उत्तर क्या था? बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न में आप देखेंगे तो विश्वसनीयता शुरू हो रहा है विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए अगर इसका जवाब नहीं पता है पहले वाले का तो आप गेस करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन गलत होने का भी चांस रहता है। जब नहीं आ रहा है, रिस्क लेना चाहते हैं, तभी ये सब करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ए मध्यमान, बी सहसंबंध, सी मध्यांक, डी बहुलांक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, बी सहसंबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यमान है। ए निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्यमान मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन पूरी संख्याओं को जोड़कर 8 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना, बी 20.5 आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, पूरा जोड़ डालेंगे बटे 8 से 164/8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए आ जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सवाल हैं, आप लोग लगा के जाइए, एग्जाम में आएगा, ठीक है। बाकी आपको पता है ये 100 प्रश्न रहेगा, 100 में से 75 प्रश्न कोई भी आपको सॉल्व करना है। इसमें से आपके 30 प्रश्न सही होना चाहिए कम से कम, तभी पास होंगे, ठीक है, सारे पेपर में। अगला प्रश्न है, क्रमांतर विधि सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र है। सही जवाब हो जाएगा सी, 1 माइनस कोष्टक के अंदर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन कोष्टक के अंदर यानी स्क्वायर माइनस 1। तो सी इसका सही जवाब है। आप लोग ध्यान रखना, 7 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, तो आप लोग 7 बजे आ जाया करिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल प्राप्तांकों को स्टैंडर्ड प्राप्तांकों में परिवर्तित करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ए एडम्स, बी रेमंड, बी कैटल, सी मैककॉल, डी एंडरसन। सही जवाब हो जाएगा बी, रेमंड बी कैटल। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी आकलन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, आकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? ए व्यक्तिगत शिक्षार्थी, बी सीखने समूह, सी ए अकादमिक कार्यक्रम,
डी उपरोक्त सभी। तो आकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत शिक्षार्थी, सीखने समूह, एक अकादमिक कार्यक्रम, तीनों। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ आप प्रश्नों का जवाब देते चलें। इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे, प्रश्न आपको याद होता रहेगा। अगला प्रश्न है, आंकड़ों को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। ए मध्यमान विमाध्यिका, सी बहुलक, डी मानक विचलन। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी माध्यिका। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस पर आधारित होता है। ए पाठ वस्तु, बी उद्देश्य, सी दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो मूल्यांकन किस पर आधारित होता है, सही जवाब हो जाएगा सी दोनों पर, पाठ वस्तु और उद्देश्य दोनों पर। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है। ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी समांतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। सबसे ऊंचा स्तर, सही जवाब हो जाएगा डी अनुपात स्तर, ठीक है। और सबसे निम्न नामित स्तर, ध्यान रखना आप लोग, मापन का सबसे निम्न स्तर, नामित स्तर, दोनों याद रखना, दोनों पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमित प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये किसने कहा। तो सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, कोठारी कमीशन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ये मानक, बी निर्माणात्मक, सी योगात्मक, डी सीसीई। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए मानक। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं। तो ए अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बी शैक्षिक सुधार, सी शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। ए बी एस ब्लूम द्वारा, बी सिम्पसन द्वारा, सी कृथवाल द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना आप लोग, बी सिम्पसन द्वारा। क्रियात्मक पक्ष ध्यान रखना आप लोग, बी एस ब्लूम 1956, भावात्मक पक्ष कृथवाल 1964, क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन 1969। तीनों के जो है 6 पक्ष हैं। इस चीज पे आप लोग ध्यान रखना, तीनों के 6 पक्ष हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है। ये मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, मध्यमान का सूत्र है। मध्यमान मतलब समांतर माध्य का। सही जवाब हो जाएगा बी मध्यमान बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार विनिमय के मोड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। तो सही जवाब हो जाएगा 18 का डी अडगर्डेल। अगला प्रश्न है, किसने कहा विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ए मन, बी ड्रेवर, सी फ्रॉयड, डी स्किनर। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी फ्रॉयड। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे आपको याद रहेगा, साथ में बने रहेंगे। प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई। ए स्टैनफोर्ड, बी शिकागो, सी ऑक्सफोर्ड, डी फ्लोरिडा। सही जवाब हो जाएगा ए स्टैनफोर्ड। सूक्ष्म शिक्षण से पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय डॉयट डब्ल्यू एलन और उसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एक निर्देशात्मक तकनीक वह है जिसका उपयोग अक्सर शिक्षा में किया जाता है या विशिष्ट शिक्षण कौशल में सुधार करने के लिए शिक्षण के जटिल कार्य को प्रबंधन भागों में सरल बनाने में काम आता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो 401, 402, 403 सभी की वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं क्रम से, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने विकसित किया था। ए हल, बी मैकडल, सी फ्रॉयड, डी स्किनर। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी मैकडूगल। अभी प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। इन्होंने मनुष्य के लिए 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमुंड फ्रायड ने भी मूल प्रवृत्तियों की धारणा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं। ए प्री आकलन, बी फॉर्मेटिव आकलन, सी योगात्मक आकलन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 22 का डी उपरोक्त सभी। तो प्री आकलन
या शिक्षण प्री आकलन या शिक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले किया जाता है। इसका उपयोग छात्रों के पूर्व ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। या शिक्षकों को यह समझाने में मदद करता है कि छात्रों को क्या पता है तथा उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी शिक्षा को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकें। फॉर्मेटिव आकलन या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है, जैसे क्लास में आपका पढ़ाई चल रही हो, बीच में पूछ लेना। इसका उपयोग छात्रों के प्रगति निगरानी करने और यह देखने के लिए किया जाता है कि वे क्या सीखे हैं। यह शिक्षकों को पहचानने में मदद करता है कि छात्रों को किन क्षेत्रों में कठिनाई हो रही है और उन्हें अतिरिक्त सहायता निर्देशन प्रदान करने की आवश्यकता है। योगात्मक आकलन या शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया, जैसे आप लोगों को एग्जाम होने जा रहा है, फिर वार्षिक एग्जाम, छमाही एग्जाम मतलब सेमेस्टर एग्जाम, ये सब क्या है? सिमेटिक असेसमेंट। इसका उपयोग यह निर्धारण करने में किया जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा है। इसका उपयोग छात्रों के ग्रेडिंग, पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने, अगले स्तर पर आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र नहीं है ये ज्ञान भी व्यापक सी कुशलताएं और रुचियां। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, व्यापक। व्यापक क्या है? आकलन का क्षेत्र नहीं है तो व्यापक नहीं है। अगर इसमें आकलन मूल्यांकन साथ साथ दे दिया, मूल्यांकन तो व्यापक है ही, तो आकलन का क्षेत्र नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना बी। यहाँ आकलन मतलब मूल्यांकन से ले रहा है, मूल्यांकन मतलब आकलन से ले रहा है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, ज्ञान, बोध और अवबोध, सूचना, कुशलता, प्रवृत्तियां, वृत्तियां, मूल बुद्धि, योग्यताएं, रुचियां, शारीरिक स्वास्थ्य आदि। आकलन की विशेषताएं हैं, शिक्षक मूल्यांकन, क्षतिपूर्ति भी, शैक्षिक सुधार सी, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है, तो ए शाब्दिक स्तर में, बी अंतराल स्तर में, सी क्रमित स्तर में, डी अनुपात स्तर में। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुपात स्तर में। महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन व मूल्यांकन में संबंध है, ये तीनों एक दूसरे के, बी तीनों ही एक दूसरे के सहभागी, सी ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे के सहभागी। अगला प्रश्न है, योगात्मक आकलन में निहित है, ए आंकिक, बी ग्रेड, सी अभ्यास कार्य, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है, ए प्रक्षेपण तकनीक, बी परीक्षण, सी प्रक्षेपण तकनीक, डी साक्षात्कार। सही जवाब हो जाएगा सी प्रक्षेपण तकनीक। अगला प्रश्न है, संचयी आलेख का उपयोग किया जाता है, ए परामर्श प्रक्रिया में, बी व्यवसायिक निर्देशन में, सी शैक्षिक निर्देशन में, डी उपरोक्त किसी में से नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी शैक्षिक निर्देश में। अगला प्रश्न है, अच्छे परीक्षण की विशेषता है, ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, बी 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत है, ए एक खंड का सिद्धांत, बी बहुखंड का सिद्धांत, सी दो खंड का सिद्धांत, डी और घटक सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा सी दो खंड सिद्धांत। बुद्धि का दो कारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयर ने वर्ष 1923 में प्रस्तावित किया था। उसके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं, जी और यस कारक। जहां जी सामान्यकृत कारक के लिए होता है, यस जो है विशिष्ट कारक के लिए स्पेसिफिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ATATB रोसा स्याही धब्बे का परीक्षण, सी MMPID चित्र साहचर्य परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी MMPI। अगला प्रश्न है, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है या कथन है, ए वुडवर्थ, बी गाल्टन, सी बिने, डी ईस्टर्न। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी गाल्टन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऋणात्मक तत्व नहीं है? ए लचीलापन, बी स्मृतिकरण, सी धारा प्रवाहिता, डी मौलिकता। सही जवाब हो जाएगा बी स्मृतिकरण। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, संयोजकता के तत्वों का सही क्रम प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तार है। अगला प्रश्न है, जेड प्राप्तांक में समूह का मध्यमान सदैव होता है, ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। तो जेड प्राप्तांक में समूह का मान सदैव होता है, मध्यमान सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 0। ठीक है, मध्यमान कैसे होता है? 0 होता है, लेकिन विचलन होता तो 1 होता। टी प्राप्तांक का सही सूत्र है, अक्सर पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए।
टी बराबर 50+1 50+10 कोष्टक के अंदर x माइनस एम अपान सिग्मा, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आर्मी अल्फा टेस्ट है, तो सही जवाब हो जाएगा 38 का ध्यान रखना सी। ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा, तो आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है, सही जवाब हो जाएगा सी, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ये सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यही बीटा टेस्ट होता तो सामूहिक अशाब्दिक हो जाता। ठीक है, तो दोनों को याद रखिए, दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है, सही जवाब हो जाएगा सी, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। IQ का सूत्र होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग हर बार पूछा जाता है। तो IQ बराबर क्या होता है, MA/CA × 100। ठीक है, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो IQ बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, B MA/CA × 100। ठीक है, यहाँ पर उल्टा कर दिया है, यहाँ पर गुणा कर दिया है, तो अपान रहेगा। 20 का सही जवाब है, सही से याद रख लीजिएगा। अनुसूची के प्रकार हैं, ए अवलोकन अनुसूची, बी साक्षात्कार अनुसूची, सी मूल्यांकन अनुसूची, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है उत्तम आकलन उपकरण की कसौटी को कितने भागों में बांटा गया है। ये व्यवहारिक कसौटी भी, तकनीकी कसौटी, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो उत्तम आकलन उपकरण की कसौटी को कितने भागों में बांटा गया है, सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों, व्यवहारिक और तकनीकी कसौटी दोनों। उत्तम आकलन उपकरण की कसौटियों को 2 भागों में बांटा गया। तकनीकी में क्या आता है, मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदीकरण, मानक, विशिष्टता। और व्यवहारिक में क्या है, उद्देश्य पूर्णता, व्यापकता, मितव्ययिता, उपयोगिता, ग्रहणता, प्रतिनिधित्व, सुगम भाषा क्षमता। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठता है उपकरण की, ये व्यवहारिक कसौटी भी, तकनीक कसौटी, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, तकनीकी कसौटी। तकनीकी कसौटी में मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदकारिता, मानक, विशिष्टता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है, तो ए विश्वसनीयता, बी निर्माण में कठिनता, सी आकलन में सरलता, डी वैधता। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है, सही जवाब हो जाएगा बी, निर्माण में कठिनता। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, ए त्रिदशा सूचक, बी त्रिदशा सूचक, बी त्रिध्रुवी, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो ब्लूप्रिंट को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा सी, त्रिदशा सूचक और त्रिध्रुव दोनों। ब्लूप्रिंट बराबर क्या होता है, कार्य योजना। अगला प्रश्न है, देखिए फिर से पूछ लिया IQ वाला। तो बुद्धि लब्ध निकालने की सही विधि है, तो क्या है, मैंने आपको वही बताया था कि MA/CA × 100 मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100। तो गलत नहीं होना चाहिए, अक्सर पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, शारीरिक आयु गुणित 100, पूरे का गुणा है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अर्थात अशाब्दिक परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 46 का ए ओरटीएस भूल भुलैया टेस्ट, बी बेचलर वैल्यू टेस्ट, सी आर्मी टेस्ट, डी आर्मी बीटा, डी उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक अशाब्दिक परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रक्षेपण विधियों में रोरसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का निर्माण किया गया, सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, हरमन रोरसा द्वारा। अगला प्रश्न है रोरसा इंक ब्लास्ट टेस्ट में कार्ड की संख्या है, ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए 10। अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया, ए लियोपोल्ड वैलक, बी मॉर्गन एवं मुरे, सी बिनियर, डी साइमन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, मॉर्गन एवं मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध को 1930 के दशक में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे और मॉर्गन तथा क्रिस्टीना द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं, ये प्रभावित परीक्षण भी, शिक्षक निर्मित परीक्षण, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षक निर्मित परीक्षण है,
ए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, बी मौखिक परीक्षण, सी निबंधात्मक परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना डी उपरोक्त सभी। शिक्षक निर्मित परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग 51 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मानकीकृत परीक्षण वही है जिसमें हो ए विश्वसनीयता, बी वस्तुनिष्ठता, सी वैधता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। वैधता के प्रकार नहीं है, ए विषय वस्तु वैधता, बी उदाहरण वैधता, सी पूर्व कथन वैधता, डी समवर्ती वैधता। इसमें पूछ रहा है कि वैधता का प्रकार कौन सा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी उदाहरण वैधता। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते रहें, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा और साथ में बने रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण बनाते समय किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये शैक्षिक उद्देश्य, बी मनोरंजन, सी पाठ्यक्रम, डी शैक्षिक प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी मनोरंजन। अगला प्रश्न है क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, ये बालकों के लिए, बी निरीक्षकों के लिए, सी गूंगे बहरों के लिए तथा दिव्यांगों के लिए, डी उपरोक्त सभी। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी के लिए, बालकों के लिए, निरीक्षकों के लिए और दिव्यांगों के लिए। अगला प्रश्न है प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, ये चेतन मन का, बी अर्धचेतन मन का, सी अचेतन मन का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी अचेतन मन का, ठीक है। तो प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, सही जवाब हो जाएगा सी अचेतन मन का। अगला प्रश्न है मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। तो ए व्यवहारिक एवं उपयोगिता, बी वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, सी विशिष्टता एवं वैधता, डी विशिष्टता एवं उपयोगिता। तो मानकीकृत परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। सही जवाब हो जाएगा सी विश्वसनीयता एवं वैधता। वैधता, विश्वसनीयता और उपयोगिता। अगला प्रश्न है उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। तो सही सूत्र है 58 का, ध्यान रखना ए। उपलब्धि गुणांक बराबर क्या होता है, शैक्षिक गुणांक अपान बुद्धिलब्ध गुणांक गुणते 100। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए, ए विशिष्टता, बी व्यापकता, सी वैधता, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना ए विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन अर्थात सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, भी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, सी मुदालियर आयोग की सिफारिश में, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धिलब्ध के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं। ए प्रतिभाशाली, बी अति श्रेष्ठ बुद्धि, सी श्रेष्ठ बुद्धि, डी सामान्य बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा सी श्रेष्ठ बुद्धि। ध्यान रखना 90 अर्थात 91 से 110 ये सामान्य बुद्धि होते हैं, ठीक है। और 140 से प्लस जो है प्रतिभाशाली आते हैं, तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक परीक्षा में 6 छात्रों का प्राप्तांक 67, 65.5, 13.2, 15, 12, 18.3। तो माध्य ज्ञात कीजिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 62 का बी 31.83। आप इसको निकाल लीजिएगा। माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो पूरी संख्या को जोड़ लीजिए, बाकी 6 संख्या 6 से भाग दे दीजिए। तो 191 आया, 191 में 6 से भाग दे दिए तो 31.83 आ जाएगा, ठीक है। बी इसका सही जवाब है। भारत में प्रथम बुद्ध परीक्षण कब हुआ। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी 1922 में। भारत में बुद्ध परीक्षणों का निर्माण सन 1922 में C.H. राइस के द्वारा विनय परीक्षण की भारतीय अनुकूल से प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है बुद्ध परीक्षण में मानसिक आयु शब्द विनय ने कब जोड़ा। ए 1905, बी 1906, सी 1908, डी 1909। 7 सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना आप लोग सी 1908। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विनय ने
थियोडोर साइमन के साथ मिलकर 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। उन्होंने मानसिक आयु शब्द को 1908 में द स्केल ऑफ इंटेलिजेंस नामक प्रकाशन में पेश किया था। ठीक है, तो इस तरह से बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द विनय ने कब जोड़ा था? सही जवाब हो जाएगा 1908। अगला प्रश्न है, एक बालक की ज्ञात आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 11 वर्ष, तो उसकी ज्ञान क्या होगी? तो ध्यान रखना यहाँ पर बुद्धिलब्ध वहाँ पर रहेगा, ज्ञात बुद्धिलब्ध यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर आयु क्यों पूछ रहा है? ठीक है, एक बालक की ज्ञात आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु, तो हमने क्या बताया था फार्मूला बराबर फार्मूला क्या होता है? M A अर्थात मानसिक आयु बटे CA शारीरिक आयु गुणित 100। तो यहाँ पर मानसिक आयु कितना दिया गया है? 11, तो 11 बटे 10 गुणित 100, एक जीरो से यहाँ जीरो काट दीजिए, 11 गुणित 10 मतलब 110 हो गया। सही जवाब हो जाएगा 65 का ध्यान रखना आप लोग, डी 110। बहुत आसान होता है, आप लोग निकालिए, परेशान मत हुआ करिए। IQ बराबर MA 5 CA गुणित 100, तो MA दिया है 11, CA दिया है 10 गुणित 100, 110 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? तो ए ज्ञान, बी विश्लेषण, सी संश्लेषण, डी मूल्यांकन। तो इसमें पूछ रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? सही जवाब हो जाएगा 66 का ध्यान रखना आप लोग, डी मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष में 6 स्तर हैं। पहला कौन सा है? ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठवां मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? मूल्यांकन। पहला क्या है? ज्ञान है। ठीक है, दोनों याद रखना, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन अंतिम है, पहला ज्ञान है। अगला प्रश्न है, दो या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, क्रोनबेक ने। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 68 का बी, -1 से +1 के बीच में। अगला प्रश्न है, मानक विचलन निकालने का सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना आप लोग, ए, √ सिग्मा FD² अपान n माइनस सिग्मा FD अपान n का होल वर्ग। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि समांतर माध्य 20 तथा माध्यिका 25 हो तो उस समूह का माध्यांक तथा बहुलक क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा 70 का ध्यान रखना, डी 35। इसमें बोल रहा है समांतर माध्य 20 माध्यिका 35, बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य, 3 गुणते माध्यिका 25 है, -2 गुणते 20 अर्थात 75 - 40, तो कितना घटाना, कितना हो? 4 3 7 35 हो जाएगा, डी इसका सही जवाब है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका कितना दिया है? 75 25 और माध्य कितना दिया है? 20, तो 3 गुणते 25 75 हो जाएगा, 2 गुणते 20 40 हो जाएगा, 35 आ गया। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्ध का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता या वातावरण द्वारा अर्जित कारक है? परीक्षण एवं वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है, तो सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, यस कारक। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्ध के 2 कारकों का सिद्धांत दिया था, जी कारक, यस कारक। जी कारक को सामान्य बुद्धि के रूप में जाना जाता है, जो सभी मानसिक कार्यों में योगदान देता है। यस कारक को विशिष्ट बुद्धि के रूप में जाना जाता है, जो विशिष्ट कार्यों और क्षमताओं के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि संगीत, स्थानिक, यांत्रिक। स्पीयरमैन का मानना था कि जी कारक आंशिक रूप से वंशानुगत होता है, जबकि यस कारक वातावरण में अधिक प्रभावित होता है। यस कारक में शिक्षा, अनुभव और प्रशिक्षण जैसी चीजें शामिल हैं, इसलिए यस कारक वंशानुगत नहीं होता, बल्कि वह परीक्षण वातावरण द्वारा अर्जित होता है। अगला प्रश्न है, टी स्कोर का सही सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 72 का डी। टी बराबर क्या होता है? 10 कोष्ठक के अंदर x - m अपान सिग्मा बट +100। कहीं आप देखोगे तो 50 जो है पहले रहता है, 50 पहले, उसके बाद फिर 10 ये आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी रहे आप लोग देख लीजिएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगला टी स्कोर का मध्यमान 50 और प्रमाणित विचलन 10 होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा गया है, पूछा जा सकता है। यह कथन किसका है? सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षण और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, फर्गुसन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक है तो 7, 10, 8, 12, 9, 11, 7। तो सही जवाब हो जाएगा 74 का। ध्यान रखना आप लोग। पहले तो आप इसको देखो, मैंने आपको पहले बताया था जो माध्यांक निकालना हो तो संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में, अर्थात मतलब छोटे से बड़े आरोही क्रम या फिर बड़े से छोटे, कैसे भी आप लिख लीजिए। पहले आरोही क्रम में लिखेंगे तो 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब पदों की संख्या विषम में तो सूत्र क्या होता है? n+1/2वां पद। तो पदों की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 + 1/2 मतलब 8/2, मतलब चौथा पद हो जाएगा। ठीक है, चौथा पद इसमें क्या है? 9। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, अर्थात 9 हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है, भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। ध्यान रखना, भावात्मक उद्देश्य जो है सी 6 प्रकार के होते हैं। इसी तरह से ज्ञानात्मक उद्देश्य 6 प्रकार के, क्रियात्मक उद्देश्य 6 प्रकार के, सभी 6 प्रकार के होते हैं, याद रखना। अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारणा, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण। ठीक है, भावात्मक पक्ष के 6 प्रकार हैं। चैत्रीकरण सबसे उच्च या सबसे अंतिम है और अग्रहण सबसे निम्न और या फिर सबसे पहला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आर्मी बीटा परीक्षण है ये व्यक्ति शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बी, व्यक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण सी, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण डी, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो आर्मी बीटा परीक्षण है, सही जवाब हो जाएगा 76 का। ध्यान रखना, डी, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, यहीं पर आर्मी अल्फा होता, सामूहिक शाब्दिक हो जाता है। ठीक है, तो आर्मी बीटा है, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हम लोग देख भी चुके हैं इसका, तो उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक बटे उपलब्धि गुणांक गुणित 100। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए, सही जवाब हो जाएगा 78 का, ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तीनों के समूह से नहीं है? ए, तार्किक वैधता, बी, न्याय-आदर्श, सी, संरचना वैधता, डी, पाठवस्तु वैधता। तो निम्न में से कौन सा तीनों के समूह से नहीं आता? 79 का ध्यान रखना, बी, न्याय-आदर्श वैधता। हालांकि कई की तार्किक वैधता भी दिया है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, बट मेरे अनुसार बी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं, ये उच्च दाब आकलन बी, प्री आकलन सी, योगात्मक आकलन डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 80 का, ध्यान रखना, डी, उपरोक्त सभी। तो 80 प्रश्न था, आप लोग प्रश्नों को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। अब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 401, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रमश मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रमश मिल जाएगा। ठीक है, अगला पेपर जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, पेपर 401 था अधिगम के लिए आकलन का फुल प्रैक्टिस सेट 8। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 7 बजे ही हम लोग हल करेंगे, 7 बजे आप लोग आ जाया करें। वीडियो को कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके वेट कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।